आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा समय जब एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई भी स्कैनिंग मशीन नहीं है और आपके सामने एक मरीज है। उसके पेट में एक अजीब सी गांठ है जो कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? आज हम चरक संहिता के पन्नों में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जहां इस रहस्यमयी गांठ को गुल्म कहा गया है। हम ये समझेंगे कि हजारों साल पहले के वैद्य बिना किसी तकनीक के, सिर्फ अपने ज्ञान और इंद्रियों के सहारे इस समस्या की तह तक कैसे पहुंचते थे। और ये सिर्फ एक पुरानी चिकित्सा पद्धति को समझना नहीं है। या ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका समझने जैसा है। हाँ। आज हम देखेंगे कि कैसे दोषों मतलब वात, पित्त और कफ, जिन्हें शरीर की 3 मूल ऊर्जाएं माना गया है, उनका इस्तेमाल एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह किया जाता था। ये कोई चिकित्सकीय सलाह नहीं है, पर यह समझने की कोशिश है कि कैसे शरीर के सूक्ष्म संकेतों को पढ़कर एक पूरी बीमारी का नक्शा तैयार कर लिया जाता था। एक तरह की मेडिकल जासूसी है, जहां लक्षण ही आपके सुराग हैं। मेडिकल जासूसी, वाह, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है। तो चलिए जासूसों की तरह पहले सुराग से ही शुरू करते हैं। ये नाम गुल्म, ये शब्द थोड़ा अजीब और भारी सा लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके स्वभाव में ही छिपा है। देखिए, गुल्म शब्द संस्कृत की गुद धातु से आता है, जिसका मतलब है घेरना, लपेटना या इकट्ठा हो जाना। तो गुल्म एक ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर एक पिंड या गांठ के रूप में जमा हो गई है। चरक संहिता इसे हृदय और बस्ती, यानी मोटे तौर पर कहें तो पेट के ऊपरी हिस्से और मूत्राशय के बीच वहां बनने वाली एक गोलाकार सूजन बताती है। और सबसे अनोखी बात, इसे हाथ से महसूस किया जा सकता है। अच्छा, तो ये कोई फैंटम ट्यूमर नहीं है? नहीं। ये वाकई में महसूस होता है। जी। लेकिन फिर इसमें इतना रहस्यमयी क्या है? रहस्य इसकी प्रकृति में है। संहिता कहती है कि ये स्थिर भी हो सकता है और अस्थायी भी। अस्थाई मतलब? ये एक ऐसी गांठ है जो आज है, कल शायद न महसूस हो और परसों फिर से उभर आए। इसी वजह से इसे अंतर्विद्रधि यानी एक आंतरिक फोड़े से अलग माना गया है, क्योंकि फोड़े में तो मवाद बनता है और वो आमतौर पर गायब नहीं होता। लेकिन गुल्म एक तरह का बहुरूपिया है। एक गांठ जो आती जाती रहती है, ये तो वाकई में किसी भी डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो क्या उन्होंने इस बहुरूपिये को पकड़ने के लिए इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा था? बिल्कुल, और यहीं से उनका डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क शुरू होता है। उन्होंने गुल्म को 5 मुख्य प्रकारों में बांटा। ये हैं वात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, जिसे हम कफ गुल्म भी कहते हैं। चौथा है निचय गुल्म या सान्निपातिक। और 5वां, जो शायद सबसे अनोखा है, वो है शोणित गुल्म। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक सिस्टम था। जैसे आज हम लक्षणों के आधार पर बीमारी को एक कैटेगरी में डालते हैं, वैसे ही वो लोग वो लक्षणों को देखकर ये तय करते थे कि इसमें चंचल वात का हाथ है या गर्म पित्त का। ये तो एक तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन है। एकदम सही शब्द है, पैटर्न रिकॉग्निशन। वर्गीकरण का आधार पूरी तरह से दोषों पर है। पहले 3 प्रकार तो साफ हैं, वात, पित्त और कफ की अधिकता से होने वाले। जब तीनों दोष एक साथ बिगड़ जाते हैं तो उसे निचय या सान्निपातिक कहते हैं। और शोणित गुल्म की कहानी तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सिर्फ स्त्रियों में ही होता है। ये दिलचस्प है। लेकिन एक बात जो ग्रंथ में बार बार कही गई है, वो ये है कि कोई भी गुल्म बिना वात दोष के बिगड़े हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वात ही इस खेल का मुख्य खिलाड़ी है। ऐसा क्यों है और ऐसी क्या वजहें हैं कि ये वात इतना बिगड़ जाता है? ये इस पूरे सिद्धांत का सार है। देखिए, आयुर्वेद में वात को गति या मूवमेंट का कारक माना गया है। शरीर में कुछ भी अपनी जगह से हिलेगा तो वात की वजह से। जब ये वात बिगड़ता है तो ये चीजों को सही जगह ले जाने के बजाय गलत जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और श्लोक 6 में इसे बिगाड़ने वाले बहुत व्यावहारिक कारण दिए हैं, जैसे किसी लंबी बीमारी, उल्टी या दस्त के बाद शरीर का कमजोर पड़ जाना। मतलब जब शरीर की अपनी ऊर्जा कम हो जाए। हाँ, और साथ ही बहुत रूखा सूखा या ठंडा खाना खाना। लेकिन सबसे जरूरी कारण बताया गया है प्राकृतिक वेगों को रोकना, यानी मल, मूत्र या गैस को जबरदस्ती रोकना। तो बस अपने शरीर के सिग्नल्स को नजरअंदाज करना इतना बड़ा कारण बन सकता है? ये तो आज की जीवन शैली से बहुत मेल खाता है, जहां हम अक्सर ऐसा करते हैं, है ना? बिल्कुल। इसके अलावा तेज उछाल वाले वाहनों में यात्रा, बहुत ज्यादा कसरत, चिंता या चोट लगना, ये सब वात का संतुलन बिगाड़ देते हैं। जब इन वजहों से वात भड़कता है तो वो पाचन तंत्र में जाकर अपनी रूखी और खुरदुरी प्रकृति से एक गांठ बना देता है। और जब वात से बनी गांठ होती होगी तो उसके लक्षण भी वात की तरह ही चंचल होते होंगे? आपने बिल्कुल सही पढ़ा। वात की प्रकृति ही अस्थिर है, इसलिए वातकुल्म की गांठ का आकार और जगह दोनों बदलते रहते हैं। दर्द भी एक जैसा नहीं रहता। कभी लगता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है,
कभी लगता है जैसे त्वचा पर चींटियां रेंग रही हों। साथ ही मुंह सूखना, त्वचा और नाखूनों का रूखा या काला पड़ जाना, ये सब शरीर में वात के बढ़े हुए प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक है। तो वात गुल्म मतलब एक ऐसी गांठ जो अपनी जगह और आकार बदलती रहती है, बिल्कुल हवा की तरह। लेकिन तब क्या होता है जब इस हवा के साथ आग भी मिल जाए? मेरा मतलब है जब पित्त दोष, जिसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है, वो इसमें शामिल हो जाता है। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि पित्त गुल्म ठीक यही है, वात और पित्त का एक संयोजन। इसे भड़काने वाले कारण भी पित्त की प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे बहुत ज्यादा खट्टा, नमकीन, तीखा और गर्म खाना। जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं या जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, उनमें पित्त बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लक्षण भी जलन और गर्मी वाले होंगे, जैसे एसिडिटी या इन्फ्लेमेशन में होता है। हाँ, आधुनिक भाषा में आप इसे कुछ हद तक उससे जोड़ सकती हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं पेट, छाती और गले में जलन, धुएं जैसी खट्टी डकारें आना। गांठ वाली जगह को छूने पर वो गर्म महसूस होती है, वहां पसीना आता है और दर्द होता है। और सबसे बड़ा संकेत, त्वचा, नाखून और आंखों का रंग हरा या पीला पड़ जाता है, जो शरीर में पित्त की अधिकता का क्लासिक संकेत है। अच्छा, तो वात मतलब अस्थिरता और दर्द, पित्त मतलब जलन और गर्मी। तो फिर इस तर्क से जो तीसरा प्रकार है कफ गुल्म, उसके लक्षण भारीपन और स्थिरता से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि कफ की प्रकृति ही वैसी मानी गई है। एकदम सही, आप इस सिस्टम के लॉजिक को समझ रही हैं। कफगुल्म के कारण पित्त से ठीक उल्टे हैं। बहुत ज्यादा चिकना, भारी, मीठा और ठंडा खाना और आलस से भरी जीवन शैली, जैसे दिन में सोना, ये आदतें शरीर में कफ को बढ़ाती हैं। तो इसकी गांठ भी स्थिर और भारी होती होगी। बिल्कुल, कफ गुल्म की गांठ स्थिर, कठोर और भारी महसूस होती है। ये वात गुल्म की तरह अपनी जगह नहीं बदलती। मरीज को पूरे शरीर में भारीपन, आलस और ठंड लगकर बुखार आने जैसे लक्षण होते हैं। कई बार तो गांठ वाली जगह सुन्न पड़ जाती है और चेहरे, त्वचा और नाखूनों पर एक तरह की सफेदी आ जाती है, जो कफ के प्रभाव को दिखाती है। ये तो कमाल है। मतलब तीनों प्रकार के गुल्म की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, अपने अलग लक्षण और कारण है। लेकिन अब उस सबसे रहस्यमयी प्रकार पर आते हैं, शोणित गुल्म। ये सिर्फ स्त्रियों में ही क्यों होता है? इसका कारण सीधे तौर पर स्त्रियों की शारीरिक संरचना से जुड़ा है, गर्भाशय की उपस्थिति और मासिक धर्म का चक्र। ग्रंथ के अनुसार जब गलत खान-पान या जीवन शैली से वात बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, तो वो गर्भाशय में जाकर मासिक धर्म के प्रवाह को रोक देता है। ओहो, तो ये रुके हुए रक्त से बनता है? हाँ, जब ये रक्त हर महीने बाहर नहीं निकल पाता, तो वो गर्भाशय के पास पेट में इकट्ठा होकर एक गांठ का रूप ले लेता है। पर इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसके लक्षण है। वो लगभग पूरी तरह से गर्भावस्था से मिलते जुलते हैं। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि उसके लक्षण इतने ज्यादा प्रेगनेंसी जैसे थे कि डॉक्टर भी धोखा खा सकते थे? जैसे कि हाँ, बिल्कुल। जैसे स्तनों में दूध का आ जाना, होठों और निपल्स के आसपास कालापन होना, कुछ खास चीजें खाने की इच्छा होना जिसे दोहत कहते हैं, और पैरों में सूजन आना। ग्रंथ में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि इन लक्षणों के कारण अज्ञानी लोग इसे गर्भ समझ लेते हैं और बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। बिना किसी अल्ट्रासाउंड के सिर्फ हाथ से छूकर ये पता लगाना कि ये बच्चा है या सिर्फ रुका हुआ खून, ये तो लगभग असंभव लगता है। क्या कोई पक्का तरीका था उनके पास? इसके गलत निदान के परिणाम तो बहुत गंभीर हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और संहिता इसका एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक तरीका बताती है। ग्रंथ कहता है कि शोणित गुल्म में हरकत या फड़कन तो महसूस होती है, लेकिन वो पूरी गांठ में एक साथ होती है, जैसे कोई एक ही पिंड हिल रहा हो। जबकि गर्भ में शिशु के अंग प्रत्यंग, हाथ, पैर, सिर की अलग अलग हलचल महसूस होती है, क्योंकि वहां एक जीवित शरीर होता है जो अपने अंगों को हिलाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ इस आधार पे कि हलचल एक जगह से हो रही है या अलग अलग जगह से, वो इतना बड़ा फैसला ले लेते थे। इसमें गलती की कितनी गुंजाइश रही होगी? ये उनके स्पर्श, ज्ञान और अनुभव का चरम रहा होगा। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उनका अवलोकन कितना गहरा था। अच्छा, एक प्रकार और बाकी है, निश्चय या सानिपातिक गुल्म। ये तब होता है जब वात, पित्त और कफ तीनों के लक्षण एक साथ मिलने लगते हैं। मरीज में आपको दर्द की चंचलता भी दिखेगी, जलन भी महसूस होगी और भारीपन भी होगा। तो जब तीनों दोष एक साथ हमला कर दें, तो उसका इलाज कैसे होता था? ये तो बहुत जटिल स्थिति लगती है। इतनी जटिल कि ग्रंथ से असाध्य यानी लाइलाज मानता है। लाइलाज? हाँ, इसका कारण भी बहुत तार्किक है। पित्त की चिकित्सा के लिए ठंडी चीजें देनी होती हैं और कफ की चिकित्सा के लिए गर्म। जब दोनों के लक्षण एक साथ हों, तो आप एक ही समय पर ठंडी और गर्म चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? एक को ठीक करने की कोशिश में दूसरा और बिगड़ जाएगा। ये एक तरह की मेडिकल चेकमेट वाली स्थिति है। समझ गई। तो फिर जो गुल्म ठीक हो सकते थे,
उनके इलाज का मूल मंत्र क्या था? वो शुरुआत कहाँ से करते थे? इलाज का मूल सिद्धांत श्लोक 16 और 17 में बहुत साफ बताया गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है वात को शांत करना, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था, बिना वात के बिगड़े कोई गुल्म हो ही नहीं सकता। वात ही वो शक्ति है जो दोषों को इकट्ठा करके गांठ बनाती है। इसलिए सबसे पहले उसी की लगाम कसनी जरूरी है। ये तो बहुत तार्किक है। अगर जड़ वात है तो पहले उसी को संभालना होगा। बिल्कुल। और इन सबका लक्ष्य एक ही था, वात की रूक्षता, ठंडक और चंचलता को काटना। आप सोचिए, अगर कोई चीज सूखी, खुरदरी और अस्थिर है, तो उसे चिकना, नरम और स्थिर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस पर तेल लगाएंगे यानी स्नेहन, उसे गर्म करेंगे या सिकाई करेंगे यानी स्वेदन, और अंदर की रुकावट को नरमी से बाहर निकालेंगे, जिसके लिए मृदु विरेचन यानी हल्का जुलाब और बस्ती यानी एनीमा का प्रयोग होता था। ये बहुत ही सहज ज्ञान पर आधारित चिकित्सा थी। आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि चरक संहिता में पेट की गांठों को समझने की एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरी प्रणाली थी। ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरा लॉजिकल सिस्टम था जो शरीर की ऊर्जाओं के संतुलन पर आधारित था, और हर चीज के पीछे एक क्यों था। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज हमारे पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी अद्भुत तकनीकें हैं जो हमें शरीर के अंदर झांकने की ताकत देती हैं। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हम शरीर की अपनी भाषा को सुनना भूल गए? चरक संहिता हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर लगातार सूक्ष्म संकेत देता है। त्वचा का रंग, दर्द की प्रकृति, शरीर का तापमान। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आधुनिक निदान प्रक्रिया, जो मशीनों पर बहुत अधिक निर्भर है, कहीं उस गहरे अवलोकन की कला को खो तो नहीं रही, जो एक चिकित्सक को सिर्फ हाथ के स्पर्श से एक गांठ और एक जीवन के बीच का फर्क बता सकती थी।